तो ये हमारे क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर, क्लास 10th मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। रियल नंबर में आप लोगों ने क्लास 9th में ही बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं कि व्हाट इज द रियल नंबर। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा एक रिकैप कर लिया जाए कि रियल नंबर क्या होता है। आप लोग नंबर लाइन पे सारे बच्चे इस बात को जरूर जानते हैं कि सर एक नंबर लाइन तो होता है और उस नंबर लाइन पे सारे होल नंबर भी होते हैं। मैं चलिए अगर मैं इसको कुछ इस तरह से दिखा दूं, सर अगर यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, दिस नंबर आर व्हाट, होल नंबर, नो सॉरी नेचुरल नंबर। ये सारे के सारे नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि ठीक है भाई, नेचुरल नंबर हमारा क्या हुआ, ये देखिए नेचुरल हुआ 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट डॉट, ठीक। अच्छा, उसके बाद मैं बोलता हूं कि सर नंबर तो एक्चुअल में स्टार्ट होता है 0 से, तो चलिए मैंने 0 भी लगा दिया। तो अगर 0 आ गया मेरे सामने तो मैं बोलूंगा दिस इज व्हाट, होल नंबर, होल नंबर। और इसके में क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। होल और नेचुरल में फिर फर्क क्या हुआ कि सर बस 0 का फर्क है होल और नेचुरल में, वेरी सिंपल, ठीक है। अब इसके बाद आ गया कि सर 0 से पहले हमें पता है सर 0 से पहले -1 आता है, उससे पहले -2 आता है, उससे पहले समथिंग यहां पर -3 आ जाएगा, ये तो पहले से पता ही है आप लोगों को। फिर यहां पर सर यहां पर -4 आ जाएगा, ठीक है, ये भी बात सही है। इसको हम बोलेंगे इंटीजर। अब ये सबको अगर काउंट कर लिया जाए तो इसी को हम बोलते हैं इंटीजर। और ये क्या हो जाएगा, देखिए -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 सो ऑन। अब तीनों में फर्क समझ लीजिए, होल नंबर स्टार्ट हो रहा है 1 2 3, सॉरी नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 5, यानी जब इंसानों ने शुरुआत में गिनती सीखी थी तब फिर सोचा कि नहीं भाई 0 भी होता है तो कर लो, 0 को ऐड 1 से पीछे ही होगा, तो ये होल बन गया पूरा का पूरा। उसके बाद जब दिमाग में आया कि नहीं नेगेटिव नंबर भी होना चाहिए, तो ये नेगेटिव भी ऐड हो गया, तो ये अब मैं ये बोलूंगा कि भाई इंटीजर क्या है, तो मैं बोलूंगा सारे होल नंबर ले लो, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव हो गया, भाई सारे होल नंबर ही तो है, चाहे नेगेटिव में लो चाहे पॉजिटिव में लो, बस दिस इज व्हाट इंटीजर। अच्छा, इंटीजर के बाद आ गया फिर फ्रैक्शंस वगैरह आ गए। तो फ्रैक्शन आपको पता है कि भाई बीच वाले नंबर्स सम होल पार्ट है ना, तो फ्रैक्शन के बारे में मुझे नहीं जाना है। चलो मान लो मैं अगर बोलता हूं कि फ्रैक्शन नंबर पे भी आ जाता हूं, सो यस फ्रैक्शन पे आ जाते हैं। फ्रैक्शन इज नॉट अवर इन डिस्कशन, बट ठीक है, फ्रैक्शन नंबर में 1/2 3/2 है ना, इस तरह से, मतलब पार्ट ऑफ द होल इज फ्रैक्शन, तो ये हमारे डिस्कशन का हिस्सा नहीं। इसके बाद आ गया हमारा रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। यस, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल क्या होता है कि रेशनल, इसको फ्रैक्शन को चलो मैं लिख ही देता हूं, 1/2 5/2 3/4, ये सब क्या है, फ्रैक्शन नंबर है। कुछ मिक्स फ्रैक्शन है, कुछ फ्रैक्शन पर है ना, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये आप सबको पता है, निचले क्लासेस में पढ़ेंगे। ये 2 होल 1/2 हो जाएगा तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, तो ये सारी चीजें हो गई। रैशनल क्या होता है, इसी के बीच में रैशनल नंबर भी होंगे, इररेशनल नंबर भी होंगे। देखिए ये जितने मैंने नंबर अभी तक लिखे हैं वो सब के सब रैशनल नंबर होते हैं। तो अगर मैं रैशनल नंबर की तारीफ बयान करूं तो रैशनल नंबर की तारीफ क्या हो जाएगी, रैशनल नंबर, ठीक है, कि जिन नंबरों को मैं ऐसे लिख सकता हूं, उसको एग्जैक्टली समझ सकता हूं, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। और रैशनल मतलब ये देखो, दो नंबर दो चीजों से मिलके तो ही बना है ये। यहां से आप देखिए ये रेशियो बन रहा है, तो जिस नंबर में रेशियो हो जाए, रेशियो सर किसका, 0 को कैसे रेशियो के फॉर्मेट में लिखूं, 1 को कैसे लिखूं, आपको पता होना चाहिए कि हर नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। हर नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसी फॉर्मेट में होता है। जैसे आप ले लीजिए 4, तो 4 असल में क्या है, 1 है, 4/1 है, 4 को 4/1 लिखते, नीचे 1 होता है, तो हर नंबर आ गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में। सर 3/4 के नीचे क्या होगा, 3 ऊपर है 4 नीचे, और क्या होगा,
ऑलरेडी ये 4 नीचे है। सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के ही फॉर्मेट में होता है। तो 4 को मैं क्या लिखूंगा, असल में 4 का रेशियो बन गया 4:1। ये देखिए रेशियो में आ गया, एंड दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है कि जिस नंबर को हमने सोचा है वो एक्चुअल में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में है और उसका रेशियो बन जाता है, दैट इज व्हाई दिस इज द रेशनल नंबर। सर जीरो के साथ क्या होगा, जीरो असल में 0/1 होगा या 0/2 होगा। तो बेटा मैं इसको 0:1, 0:2 बना सकता हूं ना, बन गया, रेशनल नंबर है, ठीक है। ओके, हाँ एक गलती मत करिएगा कि सर 1/0 क्या ये भी रेशनल है, नो दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर, ठीक है, डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ये इंफिनिटी हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है बेसिकली, ठीक है। अब मैं इसका अगर रेशियो बनाना चाहूं तो ये नहीं बन सकता है, ठीक है। आप बोलेंगे सर रेशियो क्यों नहीं बनेगा, 1:0 तो हो गया, नो नॉट लाइक दैट। ये जो है ये अनडिफाइंड है। 1/0 को पहले सॉल्व करेंगे इसको बेटा, तो इसको अगर सॉल्व ही करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा, ये मिलेगा इंफिनिटी, ठीक है, और इसके ऊपर खुद 1 होगा ऐसे, तो 1/∞, और 1/∞ का अगर रेशियो में बनाऊंगा तो देखिए ये कभी रेशियो बन सकता है क्या, 1 तो पता है, इंफिनिटी तो पता ही नहीं है, और रेशियो में अगर दो नंबर हैं और उनके बारे में एग्जैक्टली पता नहीं है तो दिस इज नॉट अ रेशियो। So that is why 1/0 is not a rational number, but 0/1 is a rational number. 0/1 is a rational number, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि सर रैशनल नंबर, अच्छा रैशनल नंबर होते कहां पर है, इसी नंबर लाइन पे ही तो होते हैं, नंबर लाइन पे होते हैं, उसको कैसे फाइंड करेंगे, कैसे भी फाइंड कर लो, कैसे भी फाइंड कर लो भाई, यही सब हो गए, या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। अब ये डेसिमल में भी हो सकता है। सो दिस इज व्हाट रैशनल नंबर, ये सब के सब रैशनल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इररेशनल क्या होता है, इररेशनल चलिए देखते हैं कि ये तो रेशनल समझ में आ गया, इररेशनल क्या होगा। तो इररेशनल है, देखिए इररेशनल नंबर, हाँ इररेशनल नंबर वो है जिसका रेशियो नहीं बन पाए। जैसे मैंने लिखा मैंने एक नंबर लिखा, मान लो 4/x या 4 लिखा, तो 4 के नीचे तो 1 होगा, लेकिन मैंने जानबूझ के एक नंबर लिखा 4/x, फ्रैक्शन में ही होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होता है हर नंबर। अब मैं इसका रेशियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं तो ये बनेगा 4:x। अब यहां पर मैं हाथ खड़े कर लेता हूं कि सर ये x का एग्जैक्ट वैल्यू मुझे पता ही नहीं है, क्या समझे, x का एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं है, तो आप रेशियो कैसे बना सकते हो, रेशियो में दोनों चीजों का एग्जैक्ट वैल्यू पता होना चाहिए। गौर करिए मैं वर्ड क्या बोल रहा हूं, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट वैल्यू पता होना चाहिए। तो ये मैं बोलूंगा कि सर ये रेशियो बन ही नहीं पाया, रेशियो नहीं बन पाया तो इररेशनल नंबर है, रेशियो बन जाता तो रेशनल नंबर, अगर x का एग्जैक्ट वैल्यू पता होता तो रेशियो बन जाता, रेशियो बन जाता तो रेशनल नंबर, वेरी सिंपल। अब बुक्स में क्या है रेशनल और इररेशनल के बारे में देख लेते हैं। देखो बुक्स में कुछ ऐसे दिया हुआ है और बात वही है, बुक्स में जो बातें कही गई हैं वो वही बात कही गई है, ठीक है। हाँ कि रेशनल का क्या फॉर्मेट होता है, ये बहुत ही निचले क्लासेस से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बट मैं चाहता हूं कि ठीक है क्लास 10 का स्टार्ट कर रहे हैं तो एकदम बेसिक से डिस्कस कर लें कि भाई देखिए आपने ही ये बात माना है कि हर नंबर जो है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में होता है, हाँ सर होता है। तो पहला रूल यही है कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए, p/q मींस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, लेकिन एक कंडीशन है, ठीक है ना, एक कंडीशन है। अब दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि p and q should be इंटीजर। अब ये कंडीशन लगा देता है तो बात वही जा रहे हैं हम लोग, किधर जा रहे हैं, वही कि सर रेशियो बनना चाहिए तो हम भी उधर ही जा रहे हैं। और तीसरा कंडीशन लगा दिया कि सर q डज नॉट इक्वल टू 0, ये 3 कंडीशन लगा दिया। और ये भी वही बात कह रहा है जो हम कह रहे हैं कि सर रेशियो बनना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रेशियो बनना चाहिए, और ये वही बात कही जा रही है, ठीक है। चेकआउट कर लेते हैं, देखिए मैं एक नंबर ले लेता हूं 3, तो सर 3 असल में 3/1 है, सर 3 और 1 क्या इंटीजर है, हाँ है तो, और क्या नीचे वाला 0 तो नहीं है ना, नहीं है सर, नहीं है। अच्छा जी, तो ये कौन सा नंबर हुआ, रेशनल,
ये नंबर रेशनल हो। अच्छा एक और ले लेते हैं, एक और चेकआउट कर लेते हैं। सर मैंने ले लिया 4, नीचे इस बार मैं 0 लगा देता हूं और चेक करते हैं। सर p बाई क्यू के फॉर्मेट में तो है पहला आउटफुल, p और q इंटीजर होना चाहिए। हाँ सर इंटीजर भी है। अच्छा जी, q क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 है। और 0 अगर आ गया तो नहीं होगा, इसमें दिया हुआ है, ये हमने सोच के बनाया है, ये वाला बुक्स में जो होता है। तो ये एक इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा एक और नंबर चेक करते हैं, ये देखिए मैंने ले लिया 5 और नीचे ले लिया √2 ऐसे। और अब मैंने बोला कि सर जरा इसको चेक करते हैं, तो p बाई क्यू के फॉर्मेट में है। हाँ है, पहला तो सर फुलफिल हो रहा है। तीसरे पे डायरेक्ट आ जाता हूं मैं, तीसरा सर फुलफिल हो रहा है। हाँ सर हो रहा है, नीचे वाला 0 नहीं है। जरा दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला फुलफिल नहीं हो रहा है सर, ये इंटीजर नहीं है। √2 जो है वो इंटीजर नहीं है। इंटीजर इज व्हाट? हाँ ये देखो ये इंटीजर है, होल नंबर होना चाहिए, वेदर नेगेटिव और पॉजिटिव, होल नंबर होना चाहिए। अच्छा तो ये क्या है सर? ये √2 का वैल्यू निकालिए, 1.41 आएगा, ठीक है, पॉइंट में आ गया ना। अच्छा मैं इसका लिख भी देता हूं, 5 1.41। आपको क्या लगता है कि सिर्फ इतना होता तो सर इसको तो इंटीजर बना लेंगे हम, नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर भी 100 से कर लेंगे, यानी कुछ ऐसा आ जाएगा सर 500 अपॉन में 141। लीजिए सर हो गया इंटीजर हमने। भाई ये नंबर और ये नंबर सेम ही तो है, लेकिन मैं बेटा आपसे एक बात बोलता हूं कि ये नंबर यहीं पर खत्म नहीं हुआ, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। 1.41 डिजिट कभी खत्म ही नहीं होगा, वही √2 का वैल्यू होता है। तो ये भी तो इनफाइनाइट तक जाएगा नंबर, तो ऊपर भी इनफाइनाइट 0 रखेंगे, तो क्या आप एग्जैक्ट नंबर लिख पाओगे कभी? बताओ, नहीं लिख पाओगे। सो इसलिए मैं बोलूंगा भाई न्यूमरेटर भी आपका एग्जैक्ट नहीं पता है, डिनोमिनेटर भी आपको एग्जैक्ट नहीं पता है, तो रेशियो कैसे बना? इसलिए ये कैसा नंबर हो गया? इर्रेशनल नंबर हो गया। ये बात समझ में आई? √2 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होता है, ठीक है। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर दोनों में से किसी एक का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है तो वही इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। ये सब क्लास 9 का भी रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, है ना, क्योंकि ये पहले पता होना चाहिए। ओके आगे बढ़े। और हम लोग अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन भी होता है कि सर फिर ये बताइएगा क्या होता है सर, ये तो बड़ा कंफ्यूज करता है हमें। 5 में 1.2 सर p बाई क्यू के फॉर्मेट में है, q 0 नहीं है। हाँ सर वो भी सही है, लेकिन p और q इंटीजर सर, ये 5 तो इंटीजर है, 1.2 तो इंटीजर नहीं है। तो बेटा नहीं है तो इसको बना लो। क्या इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो? 10 से ऊपर 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आप कर सकते हो ना भाई। ये बहुत निचले क्लासेस में पढ़ाया गया होगा कि ऐसे कर लो, 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 और 1.2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है? सेम है। तो सर अब तो बन गया इंटीजर, बन गया। तो हम इंटीजर बना सकते हैं, लेकिन इसको बना सकते हैं क्या? क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि ये जो नंबर है इनफाइनाइट तक जाने वाला है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हमें खुद नहीं पता है, और जितने से नीचे करेंगे उतने से ऊपर तो वो भी नहीं पता है, ठीक है। सो इसको हम आप इसको कन्वर्ट ही नहीं कर सकते इस तरह के फॉर्मेट में, है ना। सो ये नंबर क्या बन गया हमारा सर? ये नंबर तो सर 50/20 आ तो गया सर, दोनों इंटीजर ही तो है, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े तो अब जो है ना इर्रेशनल नंबर वो नंबर्स बन जाते हैं बेटा जो आप देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर, जैसे मैं अगर सीरीज लिख दूं, ये देखिए अगर सीरीज लिख दूं √1 √2 √3 √4 √5 √6 √7 √8 √9, तो आप इसमें देखेंगे कि रेशनल नंबर बहुत कम ही है इसमें। एक तो 1 है, क्यों? क्योंकि सर ये √1 का वैल्यू 1 ही होता है, लेकिन √2 का वैल्यू क्या है नहीं पता है, ये इर्रेशनल है। सर √3 इर्रेशनल है, √4 सर इसका वैल्यू 2 है, तो ये तो सर रेशनल है। फिर √5 √6 √7 √8 नहीं पता है, इसका तो वैल्यू सर एग्जैक्ट 10 आता है। तो सर इनका वैल्यू क्या आता है? ये अंदर √2 है, इसका वैल्यू क्या आता है? बेटा इसका एग्जैक्ट वैल्यू किसी को नहीं पता है, आप इसको लिख नहीं पाओगे। 1.4 और चलता ही चला जाएगा, 1.41 के बाद चलता ही, कभी खत्म ही नहीं होगा। इसका जो तरीका है उस तरीके से भी निकालेंगे इसका वैल्यू तो कभी खत्म ही नहीं होगा। दैट इज व्हाई दिस नंबर्स आर द इर्रेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि भाई ये नंबर को हम समझ ही नहीं पाएंगे एग्जैक्टली क्या होता है, रेशियो नहीं बन पाता है। क्लियर है ये बात? अब देखो पहला रेशनल नंबर अगर रूट की बात कर रहे हैं तो 1,
फिर 4, फिर 9, और उसके बाद देखो, और फिर आगे आप देखते जाओगे अगर, तो यहां पर देखेंगे √10, √11, √12, √13, √14, √15 and √16. So now √16 is what? √16 is what? सर इसका वैल्यू तो 4 होता है, तो आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, ये तो सर रेशनल नंबर है, तो मैं बोलूंगा √1, √4, √9 and √16 आर रेशनल नंबर, एंड ऑल दीज नंबर्स एक्सक्लूडिंग द √1, √4, √9 and √16 आर द इर्रेशनल नंबर. ओके, अच्छा, मैं इसको ना √1, 4, 9 and 16 को एक और नाम देता हूं, एंड दैट इज व्हाट? परफेक्ट स्क्वायर. ये देखिए, परफेक्ट स्क्वायर. तो अगर परफेक्ट स्क्वायर है और उसी को रूट में डालते हो ना बेटा, कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और इसको रूट में डाल दो, तो ये जो बनाएगा ये रेशनल नंबर बनाएगा. ठीक है. अब सर परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? सवाल बनता है. हाँ बिल्कुल सवाल तो बनता है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है. चलिए देख लेते हैं कि व्हाट इज द परफेक्ट स्क्वायर. देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर ये होता है बेटा, ये देखो कि कोई नंबर ले लो आप. चलो मैं परफेक्ट स्क्वायर पहले लिख दूं. परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? कोई भी नंबर ले लो, होल नंबर ले लो, है ना, और उसका स्क्वायर करो, और जो नंबर आएगा वही परफेक्ट स्क्वायर होगा. जैसे होल नंबर में सबसे पहले तो 0 को छोड़ दो, 1 ले लेते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और इसी को फिर रूट में डाल देंगे तो फिर से 1 आ जाएगा. 2 ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4, और 4 को फिर से रूट में डाल दोगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा. और देखो वही तो हो रहा था हमारे सामने. फिर सर 3 ले लेते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9, 9 को फिर से रूट में डाल दोगे तो क्या आ जाएगा? 3. फिर सर क्या ले लेते हैं? 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 16 को रूट में डाल देंगे तो क्या आ जाएगा? फिर से 4 आ जाएगा. तो आप देख पा रहे हो क्या? अब अगला आप खुद बता सकते हो कि अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होना चाहिए. सर अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो 5 का स्क्वायर करते हैं और ये 25 आएगा, और 25 को फिर रूट में लेंगे तो क्या आ जाएगा? फिर से 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा. तो आप चेक कर लो, 1, 2, 3, 4 यही तो चल रहा है. सो अगला √16 के बाद √17, √18, √19, 20, 21, 22, 23, 24 ये सब रूट में इर्रेशनल नंबर हो गए. √25 जैसे ही आएगा तो 5 बन जाएगा. सो दीज ऑल आर द रेशनल नंबर. यानी इसी को हम 1, 4, 9, 16, 25, अगला 36, अगला 49, अगला 64, इस तरह से जो नंबर 81, ठीक है ना, फिर 100, 121, 144, 169, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, जितना भी आते जाएगा ये परफेक्ट स्क्वायर है. और परफेक्ट स्क्वायर को अगर रूट में डालोगे तो बेटा बाहर आ जाएगा कुछ ना कुछ, और वही क्या होगा? रेशनल नंबर होगा. और ये सारे क्या हैं जिस पर मैंने गोला नहीं लगाया है? 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, फिर 16 को तो छोड़ दो, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, ये सब इम्परफेक्ट स्क्वायर है. सो दिस आर द परफेक्ट स्क्वायर. समझ में आया? अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर की बात करूं, यहां पर लिखूं अगर, परफेक्ट स्क्वायर, तो आप मेरा हेल्प कर सकते हो कि सर पहला तो 1 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 25, फिर 36, फिर 49, फिर 64, फिर 8, 8 जा, फिर 9, 9 जा, 81, फिर 100, फिर 1, 2, 1, 11 का स्क्वायर, 1, 2, 1, फिर 144, फिर 169, 13 का, और फिर 196, इस तरह से 14 का, फिर 25, 15 का, 2, 2, 5. ये सारे वो नंबर है जिसको आप रूट में डालोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से निकलते चले जाएंगे. दैट इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो सर इनपरफेक्ट क्या है? इसी के बीच में जो नंबर होंगे ना भाई, 1 से लेकर 225 खींच दिया ना मैंने. कितने नंबर? 1, 2, 3, 2, 5, 5, 4, 9, 9, 1, 10, 10, 3, 13, 14, 14 ही परफेक्ट स्क्वायर है 125 के बीच में. 225 1 से लेकर 100 और 14 है बस. तो बाकी 211 नंबर क्या होंगे?
211 नंबर इम्परफेक्ट स्क्वायर होंगे ना, जैसे कोई भी नंबर ले लो, 81 और 100 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, 82 सर इम्परफेक्ट स्क्वायर, 99 सर इम्परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर में आप देखो ऑड और इवन का कोई चक्कर नहीं है, इवन भी है ऑड भी है, तो इवन ऑड का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर समझ में आया। इसी तरह से परफेक्ट क्यूब भी होता है। अब परफेक्ट क्यूब क्या होगा उसका भी एक झलक दे देता हूं कि सर 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, और फिर से इसको मैं क्यूब रूट के अंदर डाल दूंगा, क्यूब रूट को ऐसे लिखते हैं तो फिर से 1 ही आ जाएगा। फिर 2 का अगर मैं क्यूब करता हूं तो क्या आता है, 8 आएगा, और 8 को मैं फिर से क्यूब रूट के अंदर डाल देता हूं ये, तो फिर से क्या आ जाएगा सर, 2 ही आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हो, पहला परफेक्ट क्यूब 1, दूसरा परफेक्ट क्यूब इज व्हाट 8, एंड तीसरा परफेक्ट क्यूब, भाई होल नंबर के हिसाब से ये काम करेंगे, ये कितना जाता है 27, और यहां पर अगर मैं 27 को कुछ इस तरह से लिखूं तो यहां पर फिर से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगला आपको सोच लो क्या होना चाहिए। अगला सर 4 का अगर मैं करता हूं 4 का क्यूब तो कितना हो जाता है 64, और इसी 64 को मैं फिर से क्यूब रूट में डालता हूं तो कितना आ जाता है फिर से 4। फिर सर 5 है, 5 को क्यूब करता हूं तो 125 आ जाता है, और 125 को अगर मैं क्यूब रूट के अंदर डालता हूं तो फिर से मेरा 5 आ जाता है। तो ये बात समझ में आई कि भैया देखिए 1 हो गया, 8 हो गया, 27 हो गया, 64 हो गया, 125 हो गया, ये परफेक्ट क्यूब है। तो अगर इनको क्यूब रूट में डाला जाएगा तो बाहर आ जाएंगे और रेशनल नंबर बनाएंगे। लेकिन मैं बोलता हूं बेटा जरा 6 को 9 तो तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर था ना, जरा 9 को क्यूब रूट में डालो तो। अगर तुमने गलती से 9 को क्यूब रूट में डाल दिया और बोलोगे सर 9 तो आपने बताया था परफेक्ट, 9 को रूट में डालते हैं तो रेशनल बन जाता है, बेटा ये इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि ये परफेक्ट ये रूट नहीं है, रूट मतलब यहाँ पर 2 होता है, 2 लिखते नहीं है, क्यूब रूट है ये बाहर नहीं निकल पाएगा और एक इरेशनल नंबर बनाएगा, ठीक है, समझ में आया। इसीलिए 4th रूट 5th रूट ये जितना सोचोगे आप लोग तो ठीक है, ये एक बात हमें समझ में आएगी सर ये रेशनल नंबर ये इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। 9th में बहुत डीपली दिया हुआ है इस चीज के बारे में। अच्छा डेसिमल में अगर इस नंबर को लिखते हैं, डेसिमल में इस नंबर को लिखते हैं तो इसका लिखने का कुछ पैटर्न है, वो पैटर्न क्या है देखो ऐसे 1.235 डॉट डॉट डॉट, तो ये बेटा इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। क्यों पता है 1.22356 3 डॉट लगा दिया मतलब ये नंबर चलता ही रहेगा, और इसमें देखो कोई पैटर्न नहीं है 2356 कोई पैटर्न ही नहीं, रिपीट ही नहीं हो रहा है कुछ, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा और ये इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर कहीं ऐसा दे दे आपको ना, इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है 1.2356, ठीक है, फिर 2356 और डॉट 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 लगा दिया, तो आप देख पा रहे हो कि एक सेट ऑफ नंबर है जो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ये। और ये बेटा मैं फिर से बोल रहा हूं कि इसका भी एग्जैक्ट वैल्यू तो सर नहीं पता है कहां तक जाएगा, 3 डॉट का मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा, लेकिन मैं इसको क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा रेशनल नंबर, इसको मैं बोलूंगा रेशनल नंबर। क्यों मैं रेशनल नंबर बोलूंगा, क्योंकि ये जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में आ जाएगा, वेरी सिंपल, इसलिए मैं इसको बोलूंगा। मैं जरा चेकआउट करा देता हूं आपको, है ना, देखो इसको मैं बोलूंगा कि ठीक है सर ये जो है 1.2356 को मैं ऐसे बार लगा लेता हूं, क्योंकि जो नंबर बार बार रिपीट होता है सेट ऑफ नंबर उसी को बार लगा देते हैं। और इसको मैं देखो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में कैसे चेंज करता हूं, इसको तो कर ही नहीं पाऊंगा ना। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे सर, यहाँ लाइन खींचोगे, डेसिमल के नीचे 1 कितना जीरो लगाओ बताओ, नहीं पता है सर, तो बताओ कैसे लगाओ, फिर तो नहीं पता है तो मत पता है, तो ये तो फिर नहीं बन सकता है ना। लेकिन ये देखो ये एक कर लेते हैं, इसको अलजेब्रा के साथ इसको कर लेते हैं, इसको मान लेता हूं कि सर इसका वैल्यू होगा x, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूं कि सर एक काम करिए, x को ना मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों तरफ इससे, तो इसको भी करेंगे कि नहीं करेंगे, इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, ये है, याद रखिए। तो इधर भी करेंगे तो ये डेसिमल यहां से छटक कर कहां चला जाएगा, यहां से छटक कर यहां पर आ जाएगा, हाँ या ना, देख लीजिए 4 जीरो है, मैंने जानबूझ के इसलिए 4 जीरो से मल्टीप्लाई किया, ठीक। तो सर ये हो जाएगा 1.235 डॉट 2356 2356 2356
तो चलता ही भाई, डेसिमल यहां पर आ गया बस। तो ये तो नंबर अभी ये इंफिनिटी तक है, तो मैं यहां पर बार लगा दूं। हाँ जी बताइएगा, लगा सकता हूं। ओके, अब मैं इसको बोलूंगा कि ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोलूंगा ये मेरा इक्वेशन नंबर 2। मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, कर सकते हैं ना, ये अलाउड है, आप है ना यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़िएगा क्लास 9th में कि ये अलाउड है। अच्छा, इक्वेशन, दो इक्वेशन है, आपस में उनको मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, एडिशन कर दो, सब्ट्रैक्शन कर दो, जो वेरिएबल है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलो मैं माइनस कर देता हूं, वेरी सिंपल। तो इसमें से नीचे वाले में से ऊपर वाले को करता हूं, तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को करूंगा तो देखो ऐसे, चलो मैं लिख लेता हूं तुम्हारे सामने 1 2 3 5 6 पॉइंट 1 पॉइंट 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 2 3 5 6 और इधर क्या है, ये जो है 1.2356 माइनस कर देता हूं बेटा, ये तो गया, यहां पर आ गया 0 और ये क्या जाएगा 12355। तो मैंने जैसे ही माइनस किया मेरे पास वैल्यू क्या आ गया, मेरे पास वैल्यू आ गया 12355 और इधर क्या आ गया देखिए, इधर आ गया सर 9। भाई इसमें से 1 घटाओगे ना 1 x से, तो ये 10,000 है, तो ये कितना हो जाएगा 9,999x। ये इक्वेशन बना। अब बताओ x का क्या वैल्यू आएगा। सर x का वैल्यू आ गया x इज इक्वल टू 12355 डिवाइडेड बाई 9999 और ये हमारा देखो एक्जैक्टली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में आ गया। x हमने किसको माना था सर, x इसी को तो माना था, यानी कि इसको माना था, और ये एक्चुअल में कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसके बावजूद भी मैंने इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लिया 1.235623562356 डॉट डॉट डॉट। तो इसका वैल्यू क्या आया, इसका वैल्यू आया 12355 डिवाइडेड बाई 9999, ये हो गया। अब मुझे बताओ आ गया कि नहीं आ गया, रेशियो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर p बाई क्यू के फॉर्मेट में आ गया, दोनों इंटीजर भी है और नीचे वाला 0 भी नहीं है। सो दिस इज व्हाट रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल है तो इसी के बराबर तो ये है, so इसलिए ये रेशनल नंबर है। क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। तो रेशनल क्या है, इरेशनल क्या है, एक हल्का सा हमने व्यू लिया है, बेसिकली क्लास 10th में आ गए हैं तो थोड़ा सा उस चैप्टर को समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई प्रूफ करिए ये इरेशनल है, ये रेशनल है, तो थोड़ा सा और इसके बारे में हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। ओके, अब देखो यहां पर मैं बोलता हूं कि सर ये 3 है, √3 अगेन इरेशनल नंबर है, ठीक है। मैं इस इरेशनल नंबर को 3 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूं, 3 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो अब ये क्या है, रेशनल है या इरेशनल है, ठीक है सर, इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा कई तरह के लॉजिक लगा के समझ लेते हैं। ये देखो इसका मतलब ये हुआ बेटा √3 प्लस √3 एंड प्लस √3, यही हुआ ना, हाँ या ना। तो बेटा ये √3 इरेशनल है, ये भी √3 इरेशनल है, ये भी √3 इरेशनल है, राइट। तो आप सोचो ना, एक इरेशनल पहले से था, दूसरा भी इरेशनल आ गया, तीसरा भी इरेशनल ही है, तो कैसे पता करेंगे कि रेशनल बनेगा कि इरेशनल बनेगा। सो यहां पर अगेन ये इरेशनल नंबर ही कहलाएगा। तो यहां से मैं एक रूल निकाल सकता हूं क्या, एक रूल निकालेंगे कि भाई देखिए अगर आपने रेशनल को, ये देखिए अगर आपने रेशनल को, क्योंकि ये 3 क्या है, 3 एक रेशनल है, इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं, इरेशनल से, इरेशनल से। तो आपके सामने जो मिलेगा वो क्या मिलेगा बताइए, खुद सोचिए, इरेशनल ही मिलेगा। वेरी गुड, इरेशनल ही मिलेगा, ठीक है। ओके सर, अगर डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, तो अब आप खुद ही अपना लॉजिक लगाइएगा। सर अगर √3 को मैं डिवाइड कर देता हूं 3 से, तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, √3 डिवाइडेड बाई √3 डॉट √3 लिख सकता हूं ना। तो क्या बनेगा, ये 1/√3 बन जाएगा। कैसे, ऐसे, ये कट गया 1/√3 अगेन
ये इर्रेशनल नंबर है, साफ साफ समझ में आ रहा है। कैसे सर? ये देखो p बाई क्यू के फॉर्मेट में है, हाँ सर है। q जीरो तो नहीं है ना, नहीं। लेकिन क्या p और q इंटीजर है? नहीं है। q ये नीचे वाला है √3 इंटीजर है क्या? अच्छा सर मैं बना सकता हूँ, बना के देख लो, नहीं बनने वाला है। सो अगेन मैंने ये भी देखा कि एक इर्रेशनल को रेशनल से या रेशनल को इर्रेशनल से डिवाइड करने पर, इसको थोड़ा उल्टा करके भी सोच लो आप, सर अगर 3 को √3 से डिवाइड करते हैं तो क्या पता हो जाए। देख लो सर, ये 3 को तो मैं ऐसे लिख लूंगा √3 इंटू √3 अपॉन में √3, तो क्या मिलने वाला है सर? √3 मिलने वाला है। क्यों सर? ये कट गया, इसलिए ये कट गया। तो अगेन √3 भी तो वही है, √3 मतलब √3 अपॉन 1। e बाई क्यू के फॉर्मेट में है, नीचे वाला 0 नहीं है, लेकिन क्या इंटीजर है? एक तो इंटीजर नहीं है। सो इस तरह से हमने ये देखा कि रेशनल को इर्रेशनल से मल्टीप्लाई करो या रेशनल को इर्रेशनल से डिवाइड करो। यहां पर डिवीजन भी आप रख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये रूल भी याद कर लो। और ये देखो याद करने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज है कि आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, इर्रेशनल ही आता है। ठीक, क्लियर? लेकिन 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 अगर आप एक इर्रेशनल को इर्रेशनल से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? चलिए देख लेते हैं। ये देखो √3 मल्टीप्लाइड बाई √2, दोनों के दोनों ही इम्परफेक्ट स्क्वायर हैं और रूट के अंदर है तो इर्रेशनल होगा। तो ये क्या हो जाता है? सबको पता है कि सर ये जो है ये तो √6 होता है, और √6 खुद क्या है? इम्परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये अगेन इर्रेशनल। तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि सर इर्रेशनल को मैं IR सिर्फ लिखता हूं, को इर्रेशनल से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? इर्रेशनल ही आता है। लेकिन क्या ये पूरा सही है? चेक कर लेते हैं, ये क्या ये पूरा सही है सर? ये देखो √3 मल्टीप्लाइड बाई √3, दोनों के ही दोनों क्या है? इर्रेशनल ही तो है सर। ये भी इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है, और क्या आता है ये? कोई बता सकता है मुझे? ओके, ये आ जाएगा √3। तो अब ये क्या बन गया? रेशनल बन गया, है ना। ये जो है हमारा ये रेशनल बन गया। तो आप चेक कर सकते हो कि सर एक बार तो जब मैं इर्रेशनल को इर्रेशनल से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इर्रेशनल ही आ रहा है, और एक बार जब मैं इर्रेशनल को इर्रेशनल से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो रेशनल आ रहा है। तो यहां पर चेक कर सकते हो कि ये जरूरी नहीं है, खास करके दोनों एक जैसा हो तो। अच्छा सर डिवाइड का क्या चक्कर है? डिवाइड का क्या चक्कर है सर? देखो डिवाइड में भी ये जरूरी थोड़ी है। अगर मान लीजिए सर मैंने ऐसा कर दिया, कुछ इस तरह से कर दिया, यहां पर देख लेते हैं हम लोग कि सर ऊपर दिया है 3√3, या 3√3 आपने ही बोला था इर्रेशनल है, इसको ये इर्रेशनल हो गया, इसको मैंने डिवाइड कर दिया √3 से, ऊपर भी इर्रेशनल नीचे भी इर्रेशनल। अब बताओ क्या होने वाला है? सर ये तो गया, तो बचेगा क्या? 3। अब बताओ 3 क्या है? 3 तो रेशनल है। तो अगेन इर्रेशनल को इर्रेशनल से डिवाइड किया तो क्या आ गया? रेशनल आ गया। लेकिन सर यहां पर इर्रेशनल को रेशनल से डिवाइड किया तो नहीं आया। फिर एक और देख लेते हैं कि सर ये भी इर्रेशनल और ये भी इर्रेशनल, डिवाइड करूंगा तो क्या जाएगा? रूट के अंदर पूरा 3/2। अब 3/2 तो वैसे ही इम्परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप चेक कर सकते हो कि सर इर्रेशनल को इर्रेशनल से डिवाइड किया, रेशनल आ गया, इर्रेशनल को इर्रेशनल से डिवाइड किया, इर्रेशनल ही आया। तो बहुत सारे इसमें है ना कॉम्प्लेक्शन है, याद करने से तो नहीं हो सकता है, समझने से हो सकता है। ठीक है, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस से होगा कि ये सारा आपका क्लियर हो जाएगा कि कब रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल आता है, कब इर्रेशनल आ जाता है। मतलब आप देखो अगर मैं यहां पर रेशनल इंटू रेशनल दोनों आएगा, इर्रेशनल भी आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है। मैं बोलूंगा सर यहां पर इर्रेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। फिर उसी तरह से रेशनल को रेशनल से डिवाइड करता हूं, ठीक है। ओ सॉरी, रेशनल को रेशनल से करेंगे तो हमेशा रेशनल ही आता है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मैं इसको मिटा देता हूं, यहां पर आई लगा देता हूं मैं, है ना। इन रेशनल को इर्रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई किया, इर्रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास इर्रेशनल ही आएगा। ये देखो इस तरह से, तो इर्रेशनल। चलो एक बार फिर से इसको, यस, रेशनल रेशनल जब भी आपस में मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, रेशनल ही आता है, याद रखिए। दिक्कत किसमें है? रेशनल और इर्रेशनल, या इर्रेशनल और इर्रेशनल, यहां पर दिक्कत होता है। तो इर्रेशनल को
पहले रेशनल से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आएगा बेटा, देखो रेशनल भी आ सकता है और इर्रेशनल भी आ सकता है, डिपेंड ऑन, ठीक है। उसी तरह से इर्रेशनल को इर्रेशनल से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशनल भी आ सकता है। अच्छा, यहां पर इर्रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई किए हैं ना हम लोग, तो रेशनल तो नहीं आएगा बेटा, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, ये आएगा इर्रेशनल। लेकिन यहां पर इर्रेशनल को इर्रेशनल किया तो रेशनल भी आ सकता है और इर्रेशनल भी आ सकता है, एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से डिवाइड का भी है, मैं चलो यहां पर डिवाइड भी लगा देता हूं, डिवाइड भी है तो इर्रेशनल को इर्रेशनल से जब करेंगे ना बेटा तो रेशनल भी आ सकता है, इर्रेशनल भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे इर्रेशनल को रेशनल से तो इर्रेशनल ही आएगा, लेकिन डिवीजन में इसमें भी थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। देखिए यहां पर जैसे ये एक इर्रेशनल नंबर है और ये एक ठीक है ना, ठीक, सही है, सही है। तो ये रूल आप लोग लिख सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब पता हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। सो अब यहां से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं बेसिकली। तो क्लास 10th का जो सबसे पहला ही पार्ट दिया हुआ है वो कुछ ये है, ओके, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है। अगले चैप्टर, व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसको लेमा भी बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम, ठीक है। अब देखिए आप जो डिवीजन करते हैं इसमें बड़ा ही बचपन से हम एक चीज करते हैं, जैसे आपने 9 को डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। सो आपको पता है कि सर 2 4 जा 8 यहीं तक ले जाना है, यहाँ पर 1, कभी क्यों आपने ऐसा नहीं सोचा। अच्छा, बचपन में हमें सिखाया भी जाता था कि अपना जो है ना डिवीजन चेक करो, तो कैसे चेक करते थे, याद करिए, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 1 9 आ गया, हाँ सर मल्टीप्लाई सही है। अगर यही सही तरीका है तो फिर तो मैं ऐसे भी कर दूंगा, देखो 2 5 जा 10, यहाँ पर क्या आ गया -1, चलो दिखा देता हूं आपको, फिर तो ये भी सही है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस -1, देखो ये भी क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। अगर यही तरीका है चेक करने का तो फिर तो ये भी डिवीजन सही है, 9 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 5 आ जाएगा, रिमाइंड क्वेश्चन में और रिमाइंडर में -1 आ जाएगा, फिर तो और भी देखो आ जाएगा। 9 को मैं डिवाइड करता हूं 2 से और मैं बोल देता हूं सर इस बार तो 10, ये देखो, और ये आ गया -11, चेक कर लेते हैं, एकदम सही आ जाएगा, 2 इंटू 10 प्लस -11, देखो 9 ही तो आएगा, क्या कहते हैं, तो क्या ये सही है? नहीं, बच्चों ने हमें एक चीज सिखाया जाता था कि देखो बेटा आप डिवीजन ऐसा ले जाओ कि यहां पर कुछ आए, इसके या तो बराबर हो जाए या इससे छोटा रहे। तो बराबर हो जाने का क्या मतलब है, सर 0 आ जाए यहां पर, या छोटा ये रहे, ये या तो ये जो नंबर है इस ऊपर वाले का बराबर हो जाए तो यहां पर 0 हो जाएगा, या तो इससे छोटा रहे, ठीक है। और इसी को यहां पर फॉलो भी करना है तभी डिवीजन सही होगा, अदरवाइज ये डिवीजन गलत है, दिस इज एक्सट्रीमली रॉन्ग डिवीजन, ये रॉन्ग है, यूक्लिड डिवीजन लेमा को फॉलो नहीं करता है। हालांकि अलजेब्रा के हिसाब से तो सही है, सही है, हालांकि देखा जाए तो सही है, ठीक है, अलजेब्रा के रूल के हिसाब से सही है ये भाई। 9 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 तो आएगा, लेकिन रिमाइंडर -1 बचेगा, और ये बिल्कुल अपनी जगह पर सही है, ठीक है। बट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। सो दिस इज नॉट रॉन्ग, बट डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो नहीं करता। और किसका डिवीजन एल्गोरिथम? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो भाई ये क्या रहा है हमसे, ये कह रहा है कि देखिए a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू, दिस इज व्हाट a, ये जो अंदर है ना बेटा इसको हम a मानते हैं, ये जो है b है, ये जो है q है, और ये जो है r है। तो चलो इसी स्टेटमेंट को लिख दो, यहां पर a लिख दो आप, ओके, ये हो गया b मल्टीप्लाइड बाई q प्लस r।
अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं, तो यहां पर हो जाएगा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। दिस इज व्हाट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। बट ये इनकम्प्लीट है। अगर ये सही है तो फिर उसी को तो मैंने फॉलो यहां भी किया है। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और सब जगह तो सही है सर, तो ये भी सही होगा। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में फिर इसके लिए क्या देना पड़ेगा कि सर नहीं, एक कंडीशन है इसके साथ, वही कंडीशन विथ कंडीशन कि सर कंडीशन कंडीशन लगाइए। और क्या कंडीशन है? वही जो बचपन में हमको सिखाया गया था कि बेटा ये जो है ना, ये या तो इसके बराबर हो जाए या इससे छोटा हो जाए। बराबर होने का मतलब रिमाइंडर जो आएगा वो 0 होगा, और छोटा होने का मतलब रिमाइंडर 0 से बड़ा होगा। यही कंडीशन है ना। तो अब इस कंडीशन को थोड़ा मैथमेटिकली लिख दीजिए आप, और क्या करना है। और एक चीज, जब ऐसा होगा तो ये देखो 2 हमेशा इससे क्या होगा, बड़ा होगा भाई। या तो ये 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन इतना बड़ा ना हो कि इसी से बड़ा हो जाए। अब देखो जैसे चेक कराता हूं आपको, यहाँ पर 9 को डिवाइड करना है 2 से, तो मैं बोलता हूं सर 2 3 जा 6 यहाँ पर। और देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा को मतलब इस मेथड को फॉलो करो, ये तो सही दिखाएगा। 2 इंटू 3 प्लस 3, ये देखिए 9 तो आ रहा है सर। तो क्या बचपन में हम इस तरह से चेक करके दिखा सकते थे कि सही है? कंडीशन बच्चों में बताया जाता था, बेटा ये बड़ा नहीं होना चाहिए, एक बार और ले जाओ, एक बार और ले जाओगे तो 4 टाइम जाएगा, राइट। तो एक कंडीशन और आ गया कि सर यहाँ पर जो है ये बी जो है आर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और आर जो है हमेशा 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो। ये 2 कंडीशन है। तो पहला कंडीशन चलिए लिखते हैं। पहला कंडीशन, द फर्स्ट कंडीशन इज बी शुड बी ग्रेटर देन आर। क्या कहते हैं आप लोग? ये वाला जो नंबर है यहां से, ये जो डिवीजर है रिमाइंडर से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। सो बी इज ग्रेटर देन आर। दूसरा कंडीशन सर, दूसरा कंडीशन जो है वो आर जो है या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए, ऐसे। तो अब इन्हीं दोनों को जरा समेट दिया जाए, तो अब फाइनल जो हमारे पास कंडीशन बचेगा, फाइनल जो हमारे पास फाइनल रूल आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। फाइनल रूल, सर इसी को मिला दीजिए और फाइनल रूल बना दीजिए। तो बी आर और 0 में क्या रिलेशन बनेगा कि सर एक ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस तो आर होगा, बट कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि देखिए बी जो है हमेशा आर से क्या होगा, बड़ा होगा, और आर जो है या तो बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, एंड दिस इज द कंडीशन। और इसी कंडीशन को आप फॉलो करेंगे तो भैया डिवीजन सही होगा। अदरवाइज डिवीजन क्या हो गया, कुछ भी कर लो, 9 को 2 से डिवाइड करो, कुछ भी आंसर ला सकते हो। सर 9 को मैं 2 से डिवाइड करके क्या 1000 ला सकता हूं? कर लो ना बेटा, आ जाएगा। और ये तरीका से दिखा देना, सही भी हो जाएगा। बट कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। कि भैया ये डिवीजन एल्गोरिथम है, इसको फॉलो करना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो किसी को किसी से डिवाइड करके कुछ भी आंसर ला सकते हैं आप, अगर रिमाइंडर को ना देखा जाए तो, ठीक है। सो ये तो हो गया हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, इसके बाद एक टॉपिक है हमारा रेशनल इरेशनल, समझ लिया हमने। दिस इज व्हाट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग और इसको आगे बढ़ाएंगे। फिर है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसको भी देख लेते हैं और टॉपिक को क्लोज कर देते हैं आज के लिए, है ना। सो देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये सर क्या बला का नाम है, ठीक है। देखो जो हम नंबर लिखते हैं ना, हमें पता है कि एक प्राइम नंबर होता है और एक कंपोजिट नंबर होता है। पहले तो इसको समझ लेते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट क्या होता है। हालांकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्राइम क्या होता है और कंपोजिट क्या होता है। प्राइम नंबर वो होता है
which has only 2 फैक्टर, जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, which has only 2 फैक्टर, जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर हो। इसके कहने का क्या मतलब है सर? 2 फैक्टर हो, 2 फैक्टर मतलब एक तो 1 एंड इटसेल्फ। देखिए हर नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, याद रखिएगा, कम से कम 2 फैक्टर तो होते हैं। हर नंबर 1 से डिविजिबल हो जाता है भाई। एक नंबर 10 है तो 10 को जो डिवाइड कर देगा वो उसका फैक्टर है, तो हर नंबर 1 से तो डिवाइड हो जाता है ना, और खुद से भी डिवाइड हो जाता है, तो हर नंबर के कम से कम तो 2 फैक्टर होंगे ना। और जिसके कम से कम ही 2 फैक्टर हैं और ज्यादा से ज्यादा भी 2 फैक्टर है, 2 के अलावा कोई फैक्टर ही नहीं है, उसी को हम बोलेंगे प्राइम नंबर। एग्जांपल 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, 11 ले लो, 13 ले लो, 17 ले लो, 19 ले लो, 23 ले लो, है ना। कुछ इस तरह से आगे बढ़ते जाएं, फिर 29 ले लो, 31 ले लो, है ना। ये सारे बहुत सारे नंबर प्राइम नंबर हैं। ये सारे के सारे नंबर या तो 1 से डिवाइड होंगे या तो खुद से डिवाइड होंगे, किसी तीसरे से नहीं डिवाइड होंगे, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है। कंपोजिट क्या हो गया? कंपोजिट इसी का उल्टा। मैं सिंपल हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, क्योंकि आप लोग क्लास 10th में हैं तो एकदम बच्चों वाली बातें नहीं बतानी है मुझे, 2 से ज्यादा फैक्टर हो। अब जैसे सर जैसे 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, 10 ले लो, 12 ले लो, 14 ले लो, 15 ले लो, 16 ले लो, 18 ले लो, 20 ले लो, 21 ले लो, 22 ले लो, 24 ले लो, 25 ले लो, 26 ले लो, 27 भी ले लो, आगे लेते रहो, चेक कर लो। 1 से भी डिवाइड होगा, खुद से डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। 1 से डिवाइड होगा, खुद से डिवाइड होगा, 2 और 3 से भी होगा, ये 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, 1 से भी हो गया। तो ये सारे नंबर जो है 1 और खुद से तो हो ही रहे हैं, 2 फैक्टर तो इनका भी ऑलरेडी है, किसी तीसरे से भी अगर डिवाइड हो जाए दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। सबके सब देख लो आप लोग। ये 3 से हो जाएगा, 1 से और खुद से तो होगा ही, ये सर 3 और 4 से होगा, ये सर 7 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, तो सारे के सारे। दिस इज व्हाट कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर समझ में आया? ठीक है। अब आगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इजीली समझ में आ जाएगा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या हुआ? अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये जो भी हम नंबर लिखते हैं ना बेटा, वो एक्चुअल में हम प्राइम नंबर ही लिखते हैं। चलो मैं दिखा देता हूं आपको। आपको 1 लिखना है ना बेटा, 1 को तो छोड़ दो, थोड़ा ये अलग केस है ना, ये कंपोजिट है ना ये प्राइम है, क्योंकि दोनों के ही कैटेगरी में फिट नहीं बैठता है। लेकिन 2 लिखो आप, 2 सर प्राइम। मैंने क्या बोला? जो भी आप नंबर लिखते हो वो प्राइम नंबर के ही फॉर्मेट में लिखते हो, प्राइम नंबर को ही आपस में आप मल्टीप्लाई करके लिखते हो बेसिकली। सर 3 है सर, आप मुझे बताना। देखो मैं प्राइम नंबर ही लिखूंगा और 1 से लेके मैं 20 तक गिनती लिख देता हूं। 4 को मैंने लिखा 2 into 2, ये 4 है मेरा। फिर 5 को मैंने लिखा 5, 6 को लिखा मैंने 2 into 3, फिर 7 तो 7 ही है। फिर 8 सर 2 into 2 है। फिर 9 सर 9 तो 3 into 3 है। फिर 10 सर 10 तो 2 into 5 है। मुझे देखो कहीं भी कंपोजिट नंबर आ रहे हैं क्या? और मैं 1 2 3 4, दिस इज व्हाट 4 5 6 7 8 9 10, आगे भी बढ़ सकते हो, नॉट एन इश्यू। 11 12 क्या होगा? 2 into 3, ये 12 हो गया। 13 तो सर ऐसे ही हो जाएगा। 14 2 into 7, 15 3 into 5, 16 2 into 2 into 2 into 2, ये 18 2 into 3 into 3, ये 18। 19 सर 19 हो गया। 20 2 into 5। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं,
इसमें से कहीं भी आप कंपोजिट नंबर ढूंढ के दिखाओ। कंपोजिट नंबर अभी आपने देखा कि कंपोजिट क्या होता है, ये सारे कंपोजिट नंबर हैं। कहीं मिला क्या आपको? 6 को मैंने 6, कहीं ये नंबर देखने को मिला आपको? नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने सारे नंबर लिख दिए, मैंने सारे नंबर लिख दिए। कहां तक लिख दिया? 20 तक। मैं इस तरह आगे भी लिख सकता हूं, जब 20 तक लिख दिया तो आगे भी लिखा जा सकता है, राइट। सो इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी आपके पास जितने भी नंबर है वो प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ही होते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, अब दो चीजें, बेसिकली तीन चीजें हमने सीखी, रेशनल को और इरेशनल को अच्छे समझ लिया, फिर किसको समझा था, देखो दिमाग से निकल गया। हाँ, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को समझा था। ये हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बहुत अच्छे से समझ लिया कि भाई ये तो होता है, लेकिन कंडीशन ये लगाना पड़ेगा, है ना। क्या कंडीशन है सर? ये कंडीशन है b इज ग्रेटर देन r एंड r इज लेस देन और इक्वल टू 0। फिर से लिख लेता हूं, देखो b इज ग्रेटर देन r, और ये कंडीशन अगर फॉलो नहीं होगा तो आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम डिवीजन नहीं कर सकते हो। और बचपन में ही आप जानते हो, बस ठीक है, ये थोड़ा सा आके इस तरह से लिख दिया जाता है बस मैथमेटिकल लैंग्वेज में, लेकिन बचपन से आप जानते हो ये सब चीज। और लास्ट हमने सीखा कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कि भाई प्राइम और कंपोजिट आपको पहले से पता है, तो हर नंबर जो हम लिखते हैं वो एक्चुअल में प्राइम नंबर के फॉर्मेट में ही होता है, प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन से ही आता है। वन को थोड़ा डिस्कस कर लें कि सर वन क्या होता है। वन देखो ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। प्राइम क्या होता है देखो, विच हैज ओनली 2 फैक्टर। वन को जरा सोचो, वन के कितने फैक्टर? सर वन का तो एक ही फैक्टर ना, वन ही तो है, वन ही तो इसको डिवाइड कर सकता है, और कौन डिवाइड करेगा? अच्छा जी, तो इसका मतलब तो सर ये जो है प्राइम नंबर ही नहीं हुआ, कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए। इसका तो एक ही फैक्टर है, और इसका 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए कंपोजिट में। तो सर 2 से ज्यादा छोड़ो, ये तो 2 भी नहीं है ना, तो वन को किस कैटेगरी में रखोगे? तो मैं बोलता हूं बेटा वन नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन बेटा ऐसा नंबर है, ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर, याद रखिएगा, वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो चलिए ये 3 चीजें हमने सीखा। अब हम लोग आएंगे 2 चीजें और समझेंगे इसमें, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।